हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं इंग्लिश का फुल सिलेबस रिवीजन। आपका जितना भी सिलेबस है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने पॉइंट वाइज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बनाए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान से बैठ करके सुनो। ये नोट्स ऐसे हैं कि अगर कोई 6th क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा ना, तो भी वो क्लास 10th के सभी क्वेश्चंस को सही कर सकता है। तो बस आप है ना ध्यान से बैठो। 20 मिनट्स के अंदर आपका मैं इस तरीके से रिवीजन करवा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फिर चलो बिना टाइम वेस्ट के फास्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर आर्टिकल्स का। अब जैसे ही आर्टिकल का नाम आता है ना, तो अब हमारे पास में 3 आर्टिकल होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। अब देखिए इनका यूज क्या होता है। सबसे पहले ए को कहां पे यूज में लिया जाता है? ए को वहां पर यूज में लिया जाएगा जहां पर कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। अब ये काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि पर्सन हो गया कि 10 लोग हैं, 20 लोग हैं। एनिमल हो गया कि 10 गाय हैं, 10 भैंस हैं। इस तरीके से जो होता है उनको कहते हैं काउंटेबल नाउन। और ए को वहां पे काम में लिया जाएगा। स्पेशल केस है ए का कि जहां पर जो साउंड होगा वो होगा कॉन्सोनेंट का। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो कि वोवल्स नहीं होते। और वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ये यहां पर लिखा हुआ है वोवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं। उनके अलावा जितनी भी हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वहां पर हम कौन सा काम में लेंगे आर्टिकल? वो काम में लेंगे ए। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा एन। अब एन आर्टिकल को कहां पर काम में लिया जाता है? इसको भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए काम में लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए स्पेशल कंडीशन ये ऐड हो जाएगी कि वहां पर काम में लिया जाएगा जहां पर कि हमें वोवल साउंड मिलेगा। और वोवल्स हो जाएंगे ए ई आई ओ यू, तो वहां पर हम लोग एन को काम में लेंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आर्टिकल वो आता है द। अब देखिए द क्या होता है? बेसिकली द कोई एक पूरा स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ वो एक ही है, तो उसको रेफर करने के लिए, एक स्पेसिफिक थिंग को रेफर करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? द को। जो कि आप ये मान सकते हो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक है। जैसे कि अर्थ, तो अर्थ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक है, तो इसके लिए द लगेगा, इसके आगे एन नहीं लगेगा। इसी तरीके से द स्काई हो गया, द एयर हो गया। उसी तरीके से अगर आप कोई एक बड़ा काम करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप बिलियनियर बन जाते हो, ठीक है, आपकी एक कंपनी है, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द आयुष। ठीक है, द आयुष का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आयुष है जिसने क्या ना अपना पूरा पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक थिंग को डिनोट करने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं? द को यूज में लेते हैं। कई बार नेम्स के आगे आता है, जैसे कि द महात्मा गांधी आ जाता है, फिर उसके बाद में द सुभाष चंद्र बोस आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पे आ सकते हैं जो कि स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास में वो आएगा प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन में अलग अलग होते हैं। सबसे फर्स्ट जो कंफ्यूजन रहेगा आपको, एक तो रहेगा एट में और इन में। अब ये एट और इन में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो एट जो होता है वो बताता है एक प्लेस की कौन सी जगह है। जैसे कि आप बोलोगे कि आई लिव एट, जैसे कि आपका गांव का नाम आ गया, जो स्मॉल टाउन हो गया या फिर स्मॉल विलेजेस हो गए, वहां पे जो काम में लिया जाता है प्रीपोजिशन वो होता है एट। और ये एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के भी काम में लिया जाता है, जैसे कि रिच एट 10 o'clock। ये यहाँ पर क्या हो गया? एग्जैक्टली टाइम हो गया है कि तुम्हें 10 o'clock के ऊपर यहाँ पे आ जाना है। और फिर उसके बाद में जो इन होता है, इनको हम वहां पर काम में लेंगे जहां पर कि कंट्री होगी या फिर कोई एक लार्ज टाउन होगा। जैसे कि मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये क्या है? ये है लार्ज टाउन। और इंडिया हो गया, तो वहां पे क्या लेंगे कि आई लिव इन इंडिया। यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि आई लिव एट इंडिया, क्योंकि वो क्या है? कंट्री है। कंट्री के लिए हमेशा इनको काम में लेंगे। और ये डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम, जैसे कि 1 घंटे 2 घंटे की आई विल रिच हेयर इन 1 hour 2 hour। तो ये जो होता है ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो एट है ये डिनोट करता है मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम की इस पॉइंट के ऊपर वो पहुंच जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन वो आता है सिंस। अब देखिए सिंस में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो सिंस को वहाँ पर यूज़ में लिया जाता है जहाँ पर कि हमें मतलब कि इट इज़ यूज टू डिनोट द पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि लास्ट मंथ हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट डे हो गया, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है? जैसे कि सिंस लास्ट मंथ यू आर नॉट स्टडिंग, सिंस लास्ट वीक यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तो वहाँ पे हम लोग सिंस को यूज़ में लेते हैं।
और फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है फोर को वहाँ पे काम में लिया जाता है जहाँ पर कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 6 घंटे से कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टाइम है कि फिक्स है, कितना टाइम है, ये मिनट्स भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है एक पीरियड ऑफ टाइम। तो आप लोग अभी मेरे को कमेंट करके बताओ कि आज आपकी ईमानदारी से आपने कितने घंटे स्टडी करी, 3 घंटे करी, 4 घंटे करी, 5 घंटे करी, जितने भी घंटे करी, ईमानदारी से इसका आंसर देना। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है वो आता है फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम क्या होता है, बेसिकली ये डिनोट करता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को जो कि फॉलो बाय होता है टू, टिल और अनटिल का। मतलब क्या है, सिंपल सा आप ये समझो कि जहां पर क्या ना एक समय से लेकर के दूसरे समय तक दे दिया, जैसे कि 10 PM टू 11 PM विल बी योर लंच ब्रेक। तो ये जो टाइम है वहां पे हम लेंगे फ्रॉम को काम में। इसका एग्जांपल ये है कि ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो यहां पे हमने क्या काम में लिया, फॉर्म को काम में लिया, क्योंकि इसके अंदर एक टाइम हो रहा है मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा टेंसेस। अब देखिए टेंसेस से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे, तो कान खोल करके बातें सुनना, क्योंकि इसमें गलती जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा माइनर होती हैं, लेकिन वो पूरा क्वेश्चन गलत करवा देती हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की मतलब कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, तो वर्तमान में उसमें ज़्यादा नहीं जाना। आप ये याद रखिए कि इज का यूज़ कहाँ पे होता है, इज का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पर कि सिंगुलर होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो सिंगुलर होता है। फिर उसके बाद में आर का यूज वहां पे लेंगे जहां पर कि ज्यादा लोग होंगे, प्लूरल के केस में, और जो एम है उसको यूज लेते हैं आई के साथ में। लेकिन यहाँ पे हैज जो है, देखो ये हैज और हैव में कंफ्यूजन बहुत बार होगा कि हैज लगाएं या फिर हैव लगाएं। तो आप याद रखो कि हैज जो है वो लिया जाता है थर्ड पर्सन के लिए काम में, कि ही, शी, इट के लिए काम में लिया जाता है, कि इट हैज बीन रेनिंग या फिर इट हैज पैन, या फिर इस तरीके से जो होता है वहां पे थर्ड पर्सन को काम में लिया जाता है। और ये जो है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये होता है सिंगुलर नाउन, ठीक है, ये होता है सिंगुलर नाउन के लिए यूज में लिया जाता है। लेकिन जो हमारा हैव का केस थोड़ा डिफरेंट है, इसको वहां पे काम में लिया जाता है जहां पर कि हम लोग काम में लेते हैं आई, वी, यू, जिसके अंदर कि हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो पैरेलल केस के अंदर हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वॉज, जो कि किसका है, ये है भैया पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस के अंदर वॉज और वर होते हैं, तो वॉज को हम सिंगुलर फॉर्म के लिए काम में लेते हैं, और जो वर होता है इसको पैरेलल फॉर्म में काम में लेंगे, दोनों थर्ड पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन के लिए। अब देखिए थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास में वी, दे, ये सब आ जाएंगे, और जो सेकंड पर्सन है उसमें यू आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए काम में लिया जाता है, और वॉज को हम काम में लेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए। ये अपने दिमाग में क्लियर करो कि वर्ब को प्लूरल में लेंगे, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने इसको सेकंड पर्सन की फॉर्म में भी यूज ले सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट जो आता है वो आता है विल और शैल को कहाँ यूज में लेना है। तो देखिए विल को कहाँ पर यूज में लेंगे, विल को हम लेंगे सभी पर्सन्स के अंदर, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में काम में ले सकते हैं, जैसे कि यू विल, ही और शी विल। तो उस केस के अंदर हम लोग विल को काम में लेंगे। लेकिन जो शैल है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के केस में ही हम लोग यूज लेंगे, जिसके अंदर कि हम लोग खुद आ रहे हैं उसी में इसको काम में लेंगे। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उस केस के अंदर क्या होगा कि क्वेश्चन यूज में लेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन में शैल इज यूज्ड विद आई वी व्हेन वी मेक सजेशंस और ऑफर। जब कभी आप कोई भी सजेशन देते हो या फिर कोई एक ऑफर करते हो कि शैल आई गिव मेक अ टी, इस तरीके से अगर आप ऑफर करते हो तो वहां पर हम लोग शैल को काम में लेते हैं। जहां पर कि आप ऑफर दे रहे हो या फिर सजेशन दे सकते हो, यहां पे हम लोग शैल को काम में लेंगे। अब यहां पे जो नोट करके एक बात लिखी हुई है वो ये है, ये आपको थोड़ा याद रखना कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर वो चाहे से सिंपल टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, या फिर पास्ट टेंस हो, या फिर फ्यूचर टेंस हो, उसके अंदर हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा टेंस है वो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मॉडल्स। अब देखिए मॉडल्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या लगाना है, कैसे लगाना है, तो ये कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट आता है कैन।
अब देखिए कैन वहां पर काम में लेना है जहां पर कि एबिलिटी हो और पॉसिबिलिटी हो। जैसे कि एबिलिटी का मतलब है कि आई कैन स्कोर 90 इन बोर्ड मार्क्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एबिलिटी। और इसके बाद में पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यू कैन स्कोर 95 मार्क्स बाय वॉचिंग दिस वीडियो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। तो वहां पे हम लोग किसको काम में लेंगे, कैन को काम में लेंगे। और कुड को कहां पर लेंगे, कुड को वहां पे काम में लेंगे जो कि पॉसिबिलिटी होती है पास्ट के अंदर की, पास्ट में हो सकता था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पे गिवन है कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, कि मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। तो यहां पर क्या होगा कि पास्ट में जब हम लोग बात करेंगे तो उस केस के अंदर हम लोग कुड को काम में लेंगे। देन फिर इसके बाद में जो माइट है और कुड है, ये अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हम लोग काम में लेते हैं तो आप है ना माइट भी यूज में ले सकते हो और कुड भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी आपको अच्छा लगे ऑप्शन में दिया हो उससे आप कर सकते हैं। याद रखिएगा कि फ्यूचर की बात करी जा रही है, फ्यूचर की मतलब जो भविष्य में होने वाला है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है मे का मतलब होता है कि आप कोई एक परमिशन मांग रहे हो, जैसे कि मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू। तो ये क्या होता है, जब कभी आप परमिशन लेते हो, परमिशन वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पर आप लोगों को मे को यूज में लेना है। और यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी एक पोलाइट ऑफर करना है या फिर आपको कोई भी एक रिक्वेस्ट करनी है तो उस केस के अंदर आप तीनों को काम में ले सकते हो, मे, कैन, माइट, कुड। इनमें से कोई सा भी जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज में ले सकते हो, आपके मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है शुड। अब देखो शुड के अंदर और मस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखो शुड क्या होता है, शुड बेसिकली आपको क्या देगा, एक एडवाइस देगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। तो वहां पर क्या हो रहा है, आपको एडवाइस मिल रही है या फिर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो इस केस के अंदर आपको काम में लेना है शुड को। और वहीं पर ही जो मस्ट होता है, मस्ट को ध्यान से सुनो कि मस्ट को हम लोग वहां पर काम में लेते हैं जहां पर कि हमें ना 100% वो चाहिए, 100% हम उसके लिए श्योर हैं, जिसकी की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर स्ट्रांग ऑब्लिगेशन के केस में हम लोग काम में लेते हैं मस्ट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यू मस्ट हैव ड्राइविंग लाइसेंस, कि तुम्हारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। तो जिसके अंदर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम लोग मस्ट यूज में लेते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वुड। अब देखिए वुड को हम लोग कहां पे काम में लेंगे, वुड को हम लोग काम में वहां पे लेंगे जहां पर कि हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए एक्शन और ए हैबिट इन पास्ट, जो कि हमें ना कोई भी एक हमारे पास्ट की हैबिट थी, कि जैसे कि मैं स्मोकिंग करता था, मैं ड्रिंकिंग करता था, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे वुड को। और यहां पर आप इसको एक और जगह पे काम में ले सकते हो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप विश को एक्सप्रेस कर सकते हो। आई विश आई कुड बी अ गुड टीचर, आई विश आई कुड बी अ गुड पायलट। तो वहां पर आप अगर अपनी विश को एक्सप्रेस कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को वुड को यूज में लेना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ought to be। अब देखिए ought to be और ought to have, इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दिखने में आपको सेम ही लग रहे हैं लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट तो ये है कि ये एक्सप्रेस करता है डिजायरेबिलिटी को, मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज को, कि मतलब आप है ना, ड्यूटी क्या होती है कि आपको हार्ड वर्क करना है, तो यहाँ पे ये आपकी ड्यूटी होगी, हॉनेस्टी ड्यूटी होगी, आपकी मोरल ड्यूटीज वगैरह को डिनोट करने के लिए ought to को हम लोग काम में लेंगे। और इसका जो एक एग्जांपल है वो ये है कि वी ought to work hard, कि मतलब हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से मॉरल ड्यूटीज को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। देन फिर इसके बाद में जो ought to have है, इसको हम लोग वहां पे काम में लेंगे जहां पर कि पास्ट ऑब्लिगेशन होगा, दैट वाज नॉट फुलफिल्ड और कैरिड आउट। वहां पर हम लोग इसे यूज में लेंगे जहां पर कि जो पास्ट ऑब्लिगेशन है वो पूरा नहीं हुआ था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे गिवन है कि यू ought to helped her, मतलब कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी पर तुमने उसकी हेल्प नहीं करी, यू डिडंट हेल्प हिम। तो यहाँ पे इसमें आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होती हैं, जैसे कि सेड टू है उसको आपको टोल्ड में कन्वर्ट करना है, से को आपको कन्वर्ट करना है टेल के अंदर, और इनके बाद में नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा।
और फिर इसके बाद में ये जो पॉइंट है सेकंड वाला, इसको स्टार मार्क कर लो और इसको रट लो कि जस्ट अगर दिख जाए तो आपको उसको देन में कन्वर्ट करना है, दिस को दैट के अंदर कन्वर्ट करना है, कैन को कुड में करना है, विल को वुड में करना है। अब अगर एग्जाम के अंदर आपको दे दिया जाए वुड आ रहा है, जैसे कि एग्जाम के अंदर आ रहा है वुड, तो आपको है ना अब वुड को इस धर मत लेके आ जाना कि आप वुड को विल में कर रहे हो, ये वैलिड नहीं होगा, यहां पर आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे, ये वैलिड नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ विल जो है इसको वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन को कुड में कर सकते हैं, लेकिन कुड को कैन में नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए कि सेंटेंस है उसके अंदर एगो आ रहा है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा आफ्टर में, नाउ को कन्वर्ट करना होगा देन में, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और फिर इसके बाद में जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है और आपको उसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट टेंस के अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसके अंदर इज एम आर होंगे, और वहीं पर ही अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वहां पे वॉज और वर को यूज में लिया जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये है कि पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि जो मस्ट है, मस्ट कैन बी चेंज्ड, मतलब कि आप चेंज कर सकते हो हेड टू में अगर करना चाहो, और अगर आप एज इट इज छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करके पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि इसमें बहुत बार एग्जामिनर गलती करवा देता है आपसे। तो ये पॉइंट ये है कि नो चेंज इन अ यूनिवर्सल ट्रुथ और अ फैक्ट, कि एक फैक्ट और एक यूनिवर्सल ट्रुथ अगर है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हॉनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, ये है हमारे पास में एक मतलब आप बोल सकते हो फैक्ट है। तो अब इस फैक्ट को एज इट इज रहने दो। अब इसका हमारे पास में जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि माय टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। तो हमने क्या इसके अंदर कुछ चेंज किया, हमने ना तो इसका टेंस को चेंज किया, हमने टेंस को एज इट इज रहने दिया, प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में ही रहा, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो एज इट इज आपको उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, सेड दैट को ऐड करके उसको ऐसा का वैसा लिख दो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि आपको ये याद रखना है कि अगर टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, लास्ट वीक है, इसको क्या लिखना है। तो जब कभी भी टुडे आए तो आपको उसको कन्वर्ट करके दैट डे के अंदर लिखना है। हम लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए ये मत करना आप एग्जाम के अंदर। टुमारो को लिखना है द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे को लिखना है द प्रीवियस डे, और जो लास्ट वीक हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट मंथ हो गया, उसको आपको लिखना होगा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, इस तरीके से आपको लिखना होगा। आई होप कि आपको अच्छे से इंग्लिश का रिविजन हो गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मेक श्योर कि आप द एंड जरूर से लिखे, ताकि मेरे को भी पता लग जाए कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी सब्जेक्ट्स की ऐसी वीडियोस मिलती रहें।